तो देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है वेक्टर्स का कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो वेक्टर में क्या होता है कि एक चीज होती है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और एक क्या होती है डायरेक्शन। एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और उसकी डायरेक्शन हो, उसको हम क्या करते हैं, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात सबको समझ में आती है। तो वेक्टर में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गई और क्या हो गया, डायरेक्शन हो गई, ठीक है। लेकिन क्या हर एक क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल करंट जो होती है, मान लीजिए कोई सर्किट है आपका, आप लोग ने इलेक्ट्रिकल सर्किट कहीं पढ़े हैं थोड़े बहुत। मान लीजिए कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे एक करंट आई फ्लो कर रही है और वो क्या है 5 एम्पियर है। तो इसकी एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन दिख रही है आपको, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी है। तो क्या करंट को मैं वेक्टर बोल दूं? वेक्टर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो हम इसको क्या वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं। तो क्या डिफिनीशन लिखाता चलूं कि पढ़ाता चलूं? लिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम लोग जो नए बच्चे हो वो वीडियो से रिकॉर्डिंग से पढ़ के और एक बार डिफिनीशन नोट कर लेना और बाकी समझते चलो, क्योंकि अगर लिखाने लगूंगा तो क्लास में बहुत कम ही कंटेंट हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि वेक्टर का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गई और डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जैसे कोई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड, अब मैंने कोई वेक्टर बोला a और a है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ये क्या है, a क्या है, एक वेलोसिटी वेक्टर है। मीटर पर सेकेंड जैसे ही हुआ तो हम क्या जाने कि a क्या है, वेलोसिटी है। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, और उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, और उसकी यूनिट क्या है, यूनिट उसकी है मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर में कौन कौन सी क्वांटिटी होंगी, जैसे मॉड ए मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिट। ये बात समझ में आती है? ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया यूनिट, ठीक है। बात क्लियर है? यहां तक हमको बात समझ में आई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट होगा, मॉड ए से रिप्रेजेंट होगा, और मैग्नीट्यूड में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। वेक्टर समझ में आ गया हमको? बहुत जल्दी तो नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्या होगा कि किसी भी वेक्टर को अगर हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो उस वेक्टर के अंदर चेंज नहीं होगा। ये समझ में आया कि वेक्टर क्या है? धीरे धीरे पढ़ाएं, तेज हो रहा है। वेक्टर क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वो फॉलो कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। बात खत्म हो गई। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर पे चर्चा कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर में पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी वेक्टर को मैं अगर पैरेलल शिफ्ट करूं, ये मान लो ए वेक्टर है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है, इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट किया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, वेक्टर तो वही है, डायरेक्शन भी वही है। और किसी भी वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर सेम, दैट्स मीन दीज वेक्टर आर आल्सो सेम। भाई पैरेलल शिफ्टिंग में डायरेक्शन चेंज होती है, पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं, और वेक्टर वही है तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या, पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो क्या वेक्टर चेंज होगा? नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर कि पैरेलल शिफ्टिंग में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। एक चीज और बता देता हूं, जैसे वेक्टर है ना, तो वेक्टर में जो इसकी लेंथ है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और इसका जो एरो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैं बोलूं कि ए बराबर, अगर मान लो
कोई वेक्टर ए बराबर क्या है 10i कैप है और बी बराबर क्या है 5i कैप, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई जे के 3 वेक्टर होते हैं किसके डायरेक्शन में? एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी है, जैसे मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है। इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप, इसके में j कैप, इसके में k कैप। तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा i कैप। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 10, इस वेक्टर की डायरेक्शन कितनी i कैप की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये मैं बना देता हूं, ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये हो गया a वेक्टर। तो मान लो इसका ये है 10i कैप, तो इसकी लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड 10 को। तो अगर जो b बनाऊंगा तो b वेक्टर इसका आधा होगा कि नहीं होगा? b वेक्टर इक्वल टू 5i कैप, b वेक्टर की डायरेक्शन i कैप में, बट मैग्नीट्यूड क्या हुआ आधा। तो लेंथ मैंने जैसे डबल बनाई थी उसकी लगभग आधी है, मतलब इसमें दिख रही है लगभग, वैसे एग्जैक्टली आधी होगी, क्योंकि लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और एरो जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है ना, आई कैप के डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड क्या है आधा है। बात समझ में आई? अब मैं बोल दूं कोई सी वेक्टर है जो है 2.5 आई कैप, तो क्या वो वेक्टर बी का भी आधा होगा? बात समझ में आई? ठीक है। अब मैं कह दूं कि कोई डी वेक्टर है जो है 10 जे कैप, कैसे बनेगा? वो इसके बराबर बनेगा। ये क्या है डी वेक्टर लगभग 10 जे कैप। जे कैप ऐसा क्यों? जे कैप का डायरेक्शन क्या है? ये वाला डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बहुत तेजी से तो नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। इतना समझ में आया? तो ये है पहली प्रॉपर्टी कि पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर चेंज नहीं होता है। सेकंड में, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अच्छा ये वेक्टर है मान लो a, ठीक है ना, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है मान लो b, तो क्या a b सेम? मान लो मैग्नीट्यूड सेम है, ये a वेक्टर है, इसको मैंने रोटेट कर दिया, मान लो थोड़े एंगल से रोटेट कर दिया, कुछ भी एंगल है, थीटा एंगल है मान लो, तो वेक्टर a और वेक्टर b बराबर कि अलग अलग? बराबर। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन तो सेम नहीं है, तो वेक्टर्स अलग अलग कि बराबर? अलग अलग, ठीक है ना। मैं थोड़ा और रोटेशन देता हूं, मन है मेरा, मैंने थीटा को इतना और रोटेट कर दिया। अब बताओ ए और बी सेम कि अलग अलग? अलग अलग। और मेरा मन हुआ, मैंने और रोटेशन दे दिया। और बताओ ए और बी सेम कि अलग अलग? रोटेशन कितना हो गया बेटा? अच्छा रोटेशन चलो जितना हो गया। अब मेरा बोला कि ये है बी वेक्टर, तो भी अलग अलग। अब मैं कह रहा हूं एक बार रोटेट करके मैं इसी पे ले आता हूं, चलो ला सकता हूं। कितना रोटेशन हो गया? 360 डिग्री। अब बताओ वेक्टर अलग अलग कि वही? वही। कितना रोटेशन दिया? 360, यानी कि 2 पाई। तो इन द इफ वी रोटेट, अब मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे। इफ वी रोटेट अ वेक्टर अदर देन 2 पाई देन वेक्टर विल चेंज। क्या बात मेरी सही है? इफ वी रोटेट अ वेक्टर अदर देन 2 पाई देन द वेक्टर विल चेंज। नहीं समझ में आया? हिंदी में समझाएं। इसी वेक्टर को 360 डिग्री के अलावा कोई और एंगल अगर से रोटेशन दे देंगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। और अगर 360 डिग्री या उसके मल्टीपल में, अच्छा देखो इसको मैंने एक बार रोटेशन दिया 360 मतलब 2 पाई, एक बार और घुमा दिया तो फिर 2 पाई का मल्टीपल यानी कि 2 × 2 पाई, फिर एक बार और रोटेशन दे दिया। तो अगर 2 पाई के मल्टीपल्स में भी है तो क्या वेक्टर सेम है? सेम है ना, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अच्छा रोटेट कर रहे हैं ना, जैसे ये है, अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूं तो ये मैग्नीट्यूड थोड़ा ना चेंज होगा। ये वेक्टर, ये मान लो कोई है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ना चेंज होगा, इसका एंगल ही तो चेंज होगा। अगर 2 पाई या उसके मल्टीपल में अगर होगा तो क्या वेक्टर चेंज होगा? नहीं। अगर अदर देन 2 पाई होगा तो क्या चेंज होगा? यस।
स्टेटमेंट समझ में आया? दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। इसको वीडियो पे देख के अपने आप लिख लोगे ना, नए बच्चे जो हैं आप लोग कर लेंगे ना, पुराने बच्चों ने तो लिखा हुआ है, आप लोग कर लोगे बेटा? लिखा नहीं रहा हूँ, लिखाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, ठीक है ना? बात ये सही हो गई, क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी वेक्टर को, मतलब किसी भी स्केलर 5 डिवाइड बाई ए, दिस इज मीनिंगलेस, दिस इज मीनिंगलेस। इस बात का कोई मतलब नहीं है। 5 डिवाइड बाई ए वेक्टर ए, इस बात का कोई मतलब नहीं है। ए डिवाइड बाई 5 हो सकता है, वेक्टर ए डिवाइड बाई 5, इसकी मीनिंग है दिस इज मीनिंगफुल, मतलब इसका मतलब है, बट इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है? 5 से डिवाइड हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? बट इस चीज का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो कहीं भी ये टर्म आए तो समझ जाओ उसका कोई मतलब नहीं है, ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। बट इसका मतलब है a इक्वल टू ए अपॉन 5। ए मान लो क्या है? a इक्वल टू मान लो 10 आई कैप है, तो a अपॉन 5 क्या हो जाएगा? 10 आई कैप अपॉन 5 बराबर 2 आई कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5 से डिवाइड हो गया। तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट इस चीज का कोई मतलब नहीं है। जैसे 5 था अपॉन 10 आई कैप, इस चीज का कोई मतलब नहीं है, इसी का मतलब ही नहीं है कुछ। बट इसका तो मतलब है ना, इसका मतलब हमको समझ में भी आ रहा है, मैग्नीट्यूड हमारा डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर है बातचीत? क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। अब डालिए हेडिंग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? पुराने नए बच्चे डाल लो हेडिंग वेडिंग, लिख लो थोड़ा बहुत। अरे तो एकदम तुम लोग सिनेमा देखने आए हो, थोड़ा बहुत तो लिखो। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये सब लोग आप लोग जानते हैं एक्स वाई और जेड। ये जेड एक्चुअल में ऐसे नहीं है, ये जेड कैसे है? आउटवर्ड है, बनाने के लिए ऐसे बनाते हैं। एग्जैक्टली क्या है? एक्स वाई जेड, ऑल द 3 एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब मैं बोलता हूं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हर एक एक्सेस एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और जेड वाई सभी एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्लियर है बात? तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप, दिस इज वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ठीक है ना? अच्छा, किसी वेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं? मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होता है। बात समझ में आया? तो वेक्टर ए में क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर ए को मैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा क्या? केवल डायरेक्शन बचेगी। तो ये क्या है? इसी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इसी को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप से। तो कहीं पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी होती है, उस केस में हमारा यूनिट वेक्टर का काम लगता है। इसको बोलते हैं एक्स डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर है तो उसको बोलते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन में है तो जे कैप और जेड डायरेक्शन में है तो के कैप। दिस इज स्टैंडर्ड, इसको याद करके रखना है। एक्स वाले में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई में जे कैप, जेड में के कैप। ठीक है ना? तो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, y is the unit vector along y axis, z k is the unit vector along z axis। बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो, अब एक पढ़ा रहे हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ कि मैं ये बोलूं कि वेक्टर a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, आई कैप, ठीक है ना, वेक्टर b बराबर 10 मीटर पर सेकेंड क्या है? आई कैप। ठीक है ना? अब मैं कह रहा हूं a माइनस बी निकालो, क्या होगा? बताइए क्या होगा?
ए और बी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है ना। आई और जे मतलब सेम, दोनों वेक्टर क्या है, सेम है। अगर ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा जीरो, बट ये जीरो नहीं होगा, दिस इज जीरो वेक्टर, दिस इज नॉट जस्ट जीरो, दिस इज जीरो वेक्टर। क्योंकि जीरो लिख दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा वेक्टर है कि वो है, कि नॉर्मल केवल मैग्नीट्यूड है, ये नहीं पता चल रहा है ना। तो क्या होगा ये जीरो, ये इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बट मैथमेटिकल फॉर्म में हमको भाई इधर का क्या है, ए माइनस बी, ये वेलोसिटी है ना, तो अगर ये वेक्टर है तो ये भी यहाँ पे भी वेक्टर ही होना चाहिए, वेक्टर वेक्टर ही तो बराबर हो सकते हैं, वेक्टर और स्केलर थोड़ा ना बराबर हो सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो ये मैथमेटिकल नीड है हमारी कि हम जीरो वेक्टर को डिफाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो जीरो वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। अगर कोई पूछेगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसकी होती है अनडिफाइंड, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, डायरेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, डिफाइंड ही नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आप लोगों के पास कि आप इसको रिसर्च करिए और इसकी डिफिनीशन लाइए। अभी तक साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाए, इस पर आप लोग कर सकते हैं काम। जो रिसर्च वगैरह करते हैं ना लोग, बहुत लोग जैसे रिसर्च करते हैं, एमटेक करते हैं, पीएचडी करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे लोग रिसर्च कर रहे हैं फिर उसमें छूट गया, तो उसी चीज़ के ऊपर काम करने रहते हैं, उसी के ऊपर का पुराने रिसर्च पेपर के ऊपर। जैसे मैंने भी 3 रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं, तो जो मेरी एचओडी थी, मतलब जहाँ से मैंने एमटेक किया, वहाँ मेरी एचओडी मैम थी, उन्होंने एक बनाया था CDTA, कंट्रोल करंट डेरिवेटिव ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर, CDTA सर्किट्स होता है, तो उसके ऊपर कुछ काम किया था उन्होंने, तो थोड़ा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट था, तो उसके फिर मैंने वर्क किया तो उसमें इम्प्रूवमेंट कुछ ले आया था। तो ज़्यादा टफ नहीं होता, तुम लोग ही कर लोगे, तुम लोग नहीं करोगे, इंजीनियरिंग वाले बच्चे कर सकते हैं। तो उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट सर्किट में, जैसे पावर डिफिशिएंसी है या कुछ चीज़ें, सर्किट को थोड़ा इंप्रूव कर दिया, तो इंप्रूव कर दिया तो बेटर परफॉर्म करने लग गया सर्किट, उसके रिजल्ट बेटर हो गए, तो वो क्या हो जाती है, वो रिसर्च हो जाती है। और अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, आपने अच्छा इंप्रूवमेंट कर दिया है, तो वो रिसर्च पेपर आप इंटरनेशनल जर्नल और कॉन्फ्रेंसेज में पब्लिश भी करा सकते हैं, ठीक है। मेरा एक जर्नल में और 3 कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हो चुका है, बुक में भी पब्लिश है, दिखाऊंगा किसी दिन तुम लोग को, ठीक है। तो वो आप लोग पब्लिश भी करा। तो ऐसी ही चीज़ें होती है जो अनडिफाइंड होती है ना, उन पे वर्क किया जाता है, ये तो साइंटिस्ट लोग करते हैं। छोटा मोटे जो रिसर्चर का नाम सुने होगे ना तुम लोग, वो लोग ये सब काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। अब क्या बताऊं, ये हो गया जीरो वेक्टर। अब क्या बताएं, अब बताते हैं पैरेलल वेक्टर। बता दिया पैरेलल वेक्टर, नहीं पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ाया, पैरेलल वेक्टर नहीं पढ़ाया। देखो पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, बट मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं हम नहीं जानते मैग्नीट्यूड के बारे में। डायरेक्शन क्या है, अगर 2 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो क्या उन्हें पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं, यस कह सकते हैं, डायरेक्शन सेम है, बट क्या उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मान लो a इक्वल टू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और b इक्वल टू क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड और ये क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या है एक्सेलरेशन और ये क्या है वेलोसिटी। तो जरूरी नहीं है कि पैरेलल वेक्टर की फिजिकल क्वांटिटी सेम हो, फिजिकल ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी, तो जरूरी नहीं है कि पैरेलल वेक्टर का क्या हो, जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम हो। क्या हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अगर डायरेक्शन सेम है तो हम बोलेंगे ये दोनों क्या है पैरेलल वेक्टर, बट इनको ऐड नहीं कर सकते हैं। सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अभी बता रहा हूँ नेक्स्ट में, ठीक है ना। ये क्या हो गया पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, अपोजिट, जिनका डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हुआ है कि मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर क्या है ए और ये बी, यहाँ पे भी फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, यूनिट्स अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या बोल दूंगा एंटी पैरेलल वेक्टर है। क्लियर है बात, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए कोलिनियर वेक्टर, इसको लिख लीजिए आप कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, कोई भी कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, को का मतलब क्या साथ साथ, पिक्चर देख रही है लगना है इसमें, हम साथ साथ हैं, तो कोलिनियर, लीनियर का मतलब एक लाइन में है, रेखीय, रेखीय लाओ लिख देते हैं रेखीय,
ठीक है ना, एक रेखा में, ठीक है ना। तो क्या हो गया, कोलिनियर। मैंने कहा एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये ना, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये सारे क्या हैं, कोलिनियर। तो इसको एनी वेक्टर, सुनो, वेक्टर विच कैन बी अरेंज्ड ऑन ए लाइन, कैन बी, उनको अरेंज कर सकते हैं अगर ये लाइन। मैं बोलूं कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, डायरेक्शन अब अरेंज करो इनको लाइन में, कर पाओगे? अलग अलग डायरेक्शन है ना। अब मैंने कहा 4 वेक्टर हैं, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, अरेंज करो लाइन में, कर सकते हैं अरेंज, उठा उठा के रख दिया, ठीक है ना, एक लाइन में रख दिया, क्योंकि एक ही लाइन में है ना, या तो इधर रहे, इसको आगे किया, इसको पीछे किया, एक लाइन में अरेंज कर दिया। तो वेक्टर विच कैन बी अरेंज्ड ऑन ए लाइन, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक लाइन में ही हैं, पहले से ही हैं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है पहले से ही तत्वों में दिख ही रहा है, बट क्या है, अगर हम उनको अरेंज कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्या है, आई कैप की डायरेक्शन में या एक्स की डायरेक्शन में, बट इन सबको कर सकते हैं, इन सबको नहीं कर सकते, सबकी अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो वेक्टर विच कैन बी अरेंज ऑन ए लाइन इज कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर। बात समझ में आई? लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या अभी बता रहे हैं, एंटी पैरेलल, ऑल कोलिनियर वेक्टर आर एंटी पैरेलल। अरे एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज कोलिनियर, उसी का सब पार्ट है। एंटी पैरेलल वेक्टर जो है क्या हमेशा कोलिनियर होगा? हमेशा होगा। पैरेलल वेक्टर हमेशा कोलिनियर होंगे? पैरेलल वेक्टर हमेशा कोलिनियर होंगे? यस। एंटी पैरेलल भी कोलिनियर होंगे? यस। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर विच कैन बी अरेंज ऑन ए लाइन, ठीक है ना। अभी मैं वहां तक पहुंच रहा हूं तुम्हारी बात तक। एनी, लिख लो स्टेटमेंट, एनी पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर आर ऑलवेज कोलिनियर। एनी पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर आर ऑलवेज कोलिनियर, ठीक है, ऑलवेज कोलिनियर। कोलिनियर का शब्द समझ में आया? कभी कभी आएगा तो डरना नहीं है, समझना है एग्जैक्टली। कोप्लेनर अभी बनाऊंगा, तो टर्मिनोलॉजी समझो। जो नए हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो केवल इस टर्म को समझो बेटा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना तो कोई घबराने की बात नहीं है, केवल ये टर्म ही जानने हैं। पढ़ा तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहा हूँ ना, समझाने में तो दिक्कत नहीं है ना, समझ तो रहे हो आप। बस ये छोटे छोटे जो 2-4 टर्म बताऊंगा ना उसको पकड़ लो कि कोलिनियर, जैसे उसकी हिंदी क्या होती है कोलिनियर वेक्टर की? सरेखीय बोलूं, कितना बोलने में ही टफ लग रहा है। कोलिनियर बोलने में थोड़ा स्मूथ है ना, जीभ भी आराम से चल रही है ना, ऐसा है ना, ऐसा नहीं है जैसे जो बोलने लगो वो इजी लगने लगता है बेटा। अब आपको इंग्लिश पे ही कन्वर्ट होना है, इंग्लिश पे, हिंदी में नहीं रहना है, ठीक है ना। और कन्वर्ट होने में केवल यही टर्म ही है, बाकी तो मैं सारी चीजें हिंदी में समझा ही रहा हूँ, बाकी तो दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट लिखते हैं परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। अच्छा ये स्टैंडर्ड है, जैसे कोई आदमी जूता बोलता है, कोई आदमी शूज बोलता है, कोई आदमी पेन बोलता है, कोई आदमी कलम बोलता है ना, अलग अलग आदमी अलग अलग चीज बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से है परपेंडिकुलर वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब कंपटीशन की लैंग्वेज है ऑर्थोगोनल, शायद आप लोगों ने इंटर में नहीं सुना होगा, सुना है? ऑर्थोगोनल वेक्टर और परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर बोल देंगे तो पहले ही जान जाओगे तुम लोग ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब ये समझ लीजिए उसी का दूसरा नाम है। जैसे पेन को आप कलम और पेन दोनों बोलते हैं, हिंदी में कलम बोल दिए, पेन बोल दिए या कुछ और बोल दिए, ठीक है ना। तो उसी तरह क्या है ऑर्थोगोनल वेक्टर। इसका मतलब क्या है? वेक्टर क्या है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो दिस ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर कितने हो सकते हैं?
3 हो सकते हैं। कैसे? 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते? कैसे बताओ? x, चलो इसको करूं, ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब था ये इसके साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, सब तीनों आपस में परपेंडिकुलर, तो ये इसके साथ तो एंटी पैरेलल में है ना। कितना एंगल? 180। तब नहीं हो सकता। और कुछ सोचो। 3 पेन मुझे दे दो तो मैं समझा दूं। लाओ एक पेन और दे दो बेटा। देखो ये वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया, x के डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये वेक्टर क्या हो गया, y के डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्या परपेंडिकुलर हैं? यस। और ये तीसरा वेक्टर लग गया, तो क्या ये वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर है? यस। क्या इसके परपेंडिकुलर है? ये एंगल देखो कितना है, और ये इसके परपेंडिकुलर, देखो तीनों को काउंट कर लेते हैं एक बार ढंग से। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कोई भी वेक्टर और दो वेक्टर के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्रिस्टल क्लियरिटी चाहिए मुझे, एकदम 100% क्लियरिटी। अब बोलते हैं लेकिन थोड़ा दिखना भी तो चाहिए कि हमको समझ में तो आए। चलो एक एक करके करते हैं। ये वेक्टर इन दोनों से, पहले एक्स से शुरू करते हैं। ये वेक्टर, अब ये वेक्टर देखो इस वाले के साथ परपेंडिकुलर है, यस। इसके साथ है, यस, खत्म हो गई बात। ये वेक्टर वाई वाला देखो इसके साथ है, इसके साथ 90 है ना, तो है। अब इस पे आ जाओ, ये वाला इसके साथ है, यस, इसके साथ है, यस। तो तीनों वेक्टर क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ। अब एक पेन और दो, चलो मैं यहां पे रख दूं, तो क्या ये भी तीनों के साथ परपेंडिकुलर है? नहीं। चलो एक कोशिश और करता हूं, यहां पे रख दूं वेक्टर, है? चलो एक कोशिश और करूं, यहां पे रख दूं, है? एक कोशिश और करूं, यहां पे रख दूं, कहीं पे भी रख दूं, यहां पे रख देता हूं, शायद हो जाएगा। है क्या? कौन बोल रहा है हो जाएगा? अंशिका तुम बोल रही हो जाएगा? निशाद बोल रही है? अच्छा ये बना रही है, हो जाएगा ये इसके साथ तो एंटी पैरेलल में हो जाएगा ना। तो क्या कहीं भी इसमें 3D ज्योमेट्री में क्या कहीं भी ऐसा वेक्टर हम और रख सकते हैं जो परपेंडिकुलर तीनों के हो? नहीं रख सकते हैं। अगर रख सकते होंगे तो देख के करके देखना तुम लोग, नहीं रख सकते हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर कैन ओनली बी 3, कैन ओनली बी 3। मेरी पेन कहाँ चली गई? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, इसको स्टेटमेंट लिख लो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर कैन ओनली बी 3। ये बात आपको समझ में आती है ना? रटेंगे तो नहीं? अब बताइए, अगर ए वेक्टर जो है पैरेलल है बी के और बी पैरेलल है सी के, तो ए एंड सी मस्ट बी पैरेलल। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बात देखिए, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिख के हमको क्या ड्रॉ करना आना चाहिए। एग्जैक्टली इस पढ़ाने का इस मतलब यही है कि हमको ड्रॉ करना आना चाहिए। ए परपेंडिकुलर टू सी है, तो मान लो ए वेक्टर ये बना लिया, ये ए वेक्टर है, और ये क्या है, ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब मैंने बनाया, अब बी किसके साथ पैरेलल है? सी के साथ, तो ये सी बना लिया। बी और सी पैरेलल है, तो क्या ए और सी भी पैरेलल है? यस, दिख रहा है हमें। ए एंड सी मस्ट बी पैरेलल। ये क्या है? ये पढ़ाया किसने? मैंने नहीं पढ़ाया, मेरी राइटिंग ही नहीं है। अरे तो बहुत पहले पढ़ाया था, तो ये आज कैसे खुल गया? भूत तो नहीं आ गया इसमें? ये कहाँ से आ गया? वापस कहाँ से जाएं? अंडू से? अंडू तो है ही नहीं। हाँ बेटा, प्रीवियस कहाँ है? प्रीवियस में भी तो नहीं दिख रहा। ये कहाँ? भूत आ गया इसमें। ये कहाँ गायब हो गया सब ना? चलो कोई बात नहीं, गायब हो गया तो एकदम। ये कुछ और खुल गया क्या? किस पे पढ़ा रहे थे? इजी नोट पे पढ़ा रहे थे ना, मतलब वो पीसी वाले में। चलो उस पे चलते हैं।
आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बातचीत? ठीक। अब ये बताइए, ए और बी एंटी पैरेलल हैं और बी और सी एंटी पैरेलल हैं, तो क्या ए और सी भी एंटी पैरेलल होंगे? गलत है, करो। जैसे ए और बी पैरेलल थे, बी और सी पैरेलल थे, तो ए और सी भी पैरेलल हो गए। अब लिखो ए और बी एंटी पैरेलल हैं, बी और सी एंटी पैरेलल हैं, तो क्या ए और सी भी एंटी पैरेलल होंगे? स्टेटमेंट रटना नहीं है, करना है, रटना नहीं है स्टेटमेंट, करो, बनाओ। जी, ए और सी क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट अगर मैं बोल रहा हूं तो क्या होगा? फॉल्स होगा। बात समझ में आ रही है? इसी पे पढ़ा रहे थे क्या? पक्की बात है, इस पे नहीं पढ़ा रहे थे? अरे नहीं बेटा, उस पर कुछ अलग आइकॉन आ रहा था। चलो ठीक है, छोड़ो, जिस पे ही पढ़ा रहे थे पढ़ाते हैं इसी पे। इसी पे पढ़ा रहे थे। चलो, चला गया होगा भाई। ये क्या हो गया? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, देखो मेरा मतलब क्या था, ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, बी एंड सी, इसको कट किया हुआ, इसका मतलब क्या है? पैरेलल नहीं है। बी एंड सी आर एंटी पैरेलल, तो ए बना लें ऐसे, तो बी बनाए ऐसे, ए और बी क्या हो गए? एंटी पैरेलल हो गए। और बी और सी एंटी, तो बी ऐसा तो सी कैसा? ऐसा। तो ए एंड सी मस्ट बी एंटी पैरेलल की ए एंड सी मस्ट बी पैरेलल? ए एंड सी मस्ट बी पैरेलल। कभी भी ये स्टेटमेंट आए या कुछ भी आप लोग देखें तो उसको बनाने की कोशिश करें, फिजिक्स में रटना नहीं है। जो भी आप करें उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो फिजिक्स ऑब्जर्वेशन ही तो है। फिजिक्स इज द लॉ ऑफ स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में जो लॉ पहले से ही मौजूद हैं उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो जितना बढ़िया हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, जितनी खुली आंखों से हम देखेंगे, उतना ज़्यादा हमको समझ में आएगा ना। कोई नई चीज़ नहीं है, फिजिक्स क्या है? पहले से ही लॉ मौजूद है, उसका ऑब्जर्वेशन है। तो उसके भाई सारा ऑब्जर्वेशन हम खुद तो कर नहीं सकते, तो साइंटिस्टों ने रूल बनाए हुए हैं। लेकिन रूल बनाए तो डायरेक्टली उस रूल को रटना नहीं है, उस रूल को पढ़ना है और फिर उसको अपने आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है। तो 90% 80% फिजिक्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसमें आप मूव करते हुए दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपको मैकेनिक्स है या थर्मोडायनेमिक्स है, हीट हो रहा है, तो वो सब चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। 70-80% फिजिक्स आपको समझ में आ जाएगा, ऑब्जर्व करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। तो वेक्टर में क्या करना है? कोई भी स्टेटमेंट आएगा तो उसको क्या करना है? राइट डाउन करना है, एनालिसिस करनी है और उसका आंसर लिख देना है। ठीक है, क्लियर है बातचीत? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्या करें हम? नेक्स्ट करते हैं, हाँ एक बात और बताओ, अगर ए और बी, ए एंड बी, A is perpendicular to B and B is perpendicular to C, then A and C must be perpendicular। और बच्चे बताओ, A and C must be, कैसे करेंगे सवाल को? हाँ, क्या होगा? फॉल्स होगा। कौन कह रहा है ट्रू होगा? ट्रू कौन कह रहा है? अरे सही है ट्रू, कौन कह रहा है बताओ? कोई तो बोला है, सही है ये।
देखो ए क्या है, ये वेक्टर क्या है ए, ये वेक्टर क्या है बी, और ये वेक्टर क्या है सी। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको पता ही है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर क्या होगा ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, बी एंड सी आर परपेंडिकुलर, तो सी जो होगा ए के परपेंडिकुलर होगा ही होगा, होगा ना। सी किसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। हाँ कैसे कैसे, हाँ ये एक केस है। मैंने पूछा मस्ट बी परपेंडिकुलर, क्या हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, नहीं। क्या हो सकता है परपेंडिकुलर, यस, इस केस में हो सकता है परपेंडिकुलर। इसमें क्या है ए परपेंडिकुलर टू बी है, बी परपेंडिकुलर टू सी है, तो क्या सी ए के परपेंडिकुलर है, इस केस में है। बट क्या हमेशा, अगर क्वेश्चन आए इसमें लिखा दूं मस्ट नहीं लिखूं, इसमें क्या लिख दूं, इसमें लिख दूं में, अगर इसमें लिख दूं में तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यस दिस मे बी परपेंडिकुलर। बट इसमें कह दूं मस्ट तो ऐसा नहीं है। किस केस में नहीं है, इसमें नहीं है कि अगर ये जो सी वेक्टर है हमारा, सी वेक्टर है उसको हम क्या कर रहे हैं, देखो सी वेक्टर है इसको ऐसे बना रहे हैं। अब देखो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, यस और नो, बी एंड सी आर परपेंडिकुलर, यस और नो, यस। तो सी और ए भी परपेंडिकुलर हैं, नहीं, सी और ए क्या है, एंटी पैरेलल हैं। तो जब मैं कह रहा हूं कि अगर ए बी परपेंडिकुलर, बी सी परपेंडिकुलर, तो ए और सी मस्ट बी परपेंडिकुलर, रॉन्ग, मे बी परपेंडिकुलर तो राइट, सही है। समझ में आ रहा है, आगे चलें, क्लियर है, बना लोगे, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर वो होते हैं, को मतलब साथ साथ में, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। अच्छा प्लेन क्या होता है, क्या होता है प्लेन, सबने देखा है एयरपोर्ट पे, वही वाला प्लेन है भाई। प्लेन से तो या बचपन में उड़ाया होगा वो कागज वाला, वो वाला प्लेन नहीं। ये क्या है, दिस इज अ प्लेन। मैं क्या इस प्लेन के अंदर हूं या बाहर हूं, मैं बाहर हूं, मैं दूसरे प्लेन में हूं। मैं क्या इस प्लेन में हूं, नहीं। आप किस प्लेन में बैठे हैं, आप किसी और प्लेन में बैठे हैं। कितने सारे प्लेन है यहाँ पे, बहुत सारे प्लेन है। बताओ कितने अमीर हैं हम लोग, कितने सारे प्लेन है हमारे पास, है ना। बात समझ में आई, चलो दूसरी तरीके समझाते हैं। पेन दो बेटा आप मुझे, लाओ। कह दो सर 2-4 पेन एक्स्ट्रा लाया करें। देखो ये हो गया x हो गया बेटा, ये हो गया x और ये हो गया y ना। तो ये x और y हो गया, तो ये वाला जो प्लेन है, ये पूरा प्लेन, मतलब इसके पे पूरा ये जो प्लेन है, अगर मैं इस पे पूरा एक शीट रख दूं तो वो क्या हो जाएगी, दिस विल रिप्रेजेंट अ प्लेन। इससे हल्का सा भी आगे 1 सेंटीमीटर आगे निकले तो वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्लेन। 1 सेंटीमीटर और आगे निकले तो एक नेक्स्ट प्लेन। मैं जहां ये खड़ा हूं ना, तो पूरा अगर समतल है, ये है पूरा प्लेन है, तो ये प्लेन हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये नेक्स्ट प्लेन है, थोड़ा सा और आगे बढ़े अलग प्लेन है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर को हमेशा क्या कर सकते हैं हम कि एक प्लेन में है। बट तीसरा वेक्टर मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो क्या ये तीसरा वेक्टर भी एक ही प्लेन में है, नहीं, तीसरा वेक्टर क्या है, दूसरे प्लेन में है। बात समझ में आती है। अब मैं कह रहा हूं, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। टू वेक्टर कैन ऑलवेज बी, टू वेक्टर कैन ऑलवेज बी कोप्लेनर। क्या स्टेटमेंट सही है भैया? दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर को हमने देखा, तो दो वेक्टर क्या हैं, हमें भाई जहां जोड़ दूं, लो यहां जोड़ दिया, ये एक प्लेन हो गया। मैं कहता हूं नहीं यहाँ है, तो ये भी एक प्लेन हो गया। मैं कहता हूं नहीं ये है, तो ये भी एक प्लेन हो गया। तो टू वेक्टर विल ऑलवेज बी कोप्लेनर, बट 3 वेक्टर विल नेवर बी कोप्लेनर। जो अच्छा हो सकते हैं, हो तो सकते हैं, बट 3 वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर, नो। ये 3 वेक्टर हैं तो ये हो गया, अब कोप्लेनर है नहीं है। अगर साथ में रख दिया तो अब कोप्लेनर है, यस। तो 3 वेक्टर कैन बी कोप्लेनर, यस। मस्ट बी कोप्लेनर, नो। कैन और मस्ट में समझ में आ रहा है। इंग्लिश आप लोगों की अच्छी है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, पता है। शैल बी, मे बी, कैन बी, शुड बी, पता है। तो कैन, कुड का मतलब समझ में आता है, मस्ट का, मे का, कहाँ मे लगाएंगे,
कहाँ मस्ट लगाएंगे, इतनी ही अंग्रेजी पढ़नी है, इतनी ही अंग्रेजी पढ़नी है। तो 3 वेक्टर मस्ट बी कोप्लेनर रॉन्ग, मे बी कोप्लेनर राइट। क्लियर है, बातचीत क्लियर है हमारी आपकी? ठीक, चलो तो ये हो गया हमारा। ये देखो 2 वेक्टर हैं, मैंने कहा ये ए और बी, ठीक है ना, ये एक ही प्लेन में है, तो क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। मैंने कहा एक वेक्टर और है, ये क्या है, सी। कैसा वेक्टर है, बाहर आता हुआ अंदर जाता हुआ, बाहर आता हुआ, क्यों, डॉट है। तो तुम लोगों में से अभी वो वाली मूवी किसने देखी है जो लगी हुई है, महाराणा प्रताप, देखा किसी ने? नहीं, हाँ, पृथ्वीराज चौहान, किसी ने देखी है? ट्रेलर तो देखा होगा, एकदम ही पढ़ने वाले हो गए तुम लोग, पिक्चर नहीं देखते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, नहीं देखे हो? ट्रेलर तो देखा होगा, ट्रेलर भी नहीं देखा है? अरे देखा होगा, वो तीर वाला सीन तो देखा होगा। अच्छा, बाहुबली का याद है? बाहुबली वाला तो याद है, तीर कमान छोड़ता है तो तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो क्या आती है, उसकी नोक आती है, बहुत दूर से तीर आ रहा है तुम्हारे ऊपर तो उसका क्या दिखाई देगी, नोक दिखाई देगी। तो जब भी आउटवर्ड आएगा वेक्टर तो क्या होगा, एरो है, और तुम तीर को फेंक रहे हो तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, उसका बैक साइड दिखाई देगा। और तीर का बैक साइड में क्या होता है, ऐसे ऐसे बना होता है ना, अब मैं बना नहीं पाता हूँ इसको, पता नहीं कैसे बनता है बेटा, ऐसे ही बनता है। तो वह तीर खींच के फेंकते हो ना तो वो क्रॉस की तरह दिखाई देता है, इसीलिए क्या होता है, ये जो है ना, ये ऐसे क्रॉस होता है, तो इसीलिए इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। तो क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर की तरफ जाते हुआ, और जब नोक आ रही है तो क्या होगा, आउटवर्ड। दिस विल रिप्रेजेंट एज ए आउटवर्ड वेक्टर, दिस विल रिप्रेजेंट एज ए इनवर्ड वेक्टर। क्लियर है? नहीं याद आएगा तो बाहुबली का सीन याद कर लेना, याद हो जाएगा। क्लियर है, याद ही है मेरे ख्याल से तुम लोग को। चलो